डोडो टीवी। इस दुनिया में 800 करोड़ लोग जिंदा हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ और आप भी। आपकी और मेरी इस दुनिया में हर सेकंड कोई ना कोई जन्म लेता है और कोई ना कोई मरता है। पर क्या आप मेरा विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि मैं एक समय जिंदा था, एक समय मुर्दा और फिर एक समय जिंदा? सर खुजाने की जरूरत नहीं है, ये मेरी ही कहानी है, इसे मेरी जुबानी सुनिए। आज से कुछ 5 साल पहले की बात है। मैं एक कॉल सेंटर में काम करता था और मेरी शिफ्ट रात को लगभग 2 बजे खत्म होती थी। ऐसी एक रात जब मैं घर आ रहा था, एकदम से बारिश होने लगी और बारिश के कारण स्ट्रीट लाइट चली गई। चांद भी बादलों में छुप गया। रोड पर खूब अंधेरा था। रोड में मेरे अलावा कोई नहीं था। तो मेरे कदमों की आवाज आ रही थी। मैं कुछ ही देर चला था और मुझे 2 और कदमों की आवाज आने लगी। मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है और जब मैं पलटा तो कोई नहीं। पानी गिर रहा था, बिजली चमक रही थी। तो मैं और तेज चलने लगा। मेरे साथ 2 कदम भी और तेज चलने लगे। तभी मैंने एकदम से पलटकर पैर देखा और इस बार बिजली के चमकने के साथ ही मुझे मेरे पीछे चलने वाले का चेहरा दिखाई दिया। और मैंने जो देखा वो मेरे यकीन से बाहर था। मैंने देखा कि मेरे पीछे चलने वाला मुझे देख रहा है। उसका शरीर तो मेरे जैसा ही है और कपड़े भी मेरे जैसे ही हैं और उसका सर एक बैल के सर के जैसा है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो मैं अपने घर की तरफ भागने लगा, तेजी से भागने लगा और तब तक नहीं रुका जब तक मैं अपने दरवाजे पर नहीं पहुंचा। जैसे ही मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा, लाइट आ चुकी थी। मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो पाया वो जानवर के सिर वाला इंसान मेरी खिड़की के बाहर ही खड़ा है। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान ये यहाँ से चला जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर शायद मेरा दिन नहीं था। मैंने देखा कि वो आदमी 3-4 कदम पीछे हटने के बाद रोड पर खड़ा हो गया और फिर हाथ फैलाकर चीखने लगा। उसकी चीखें इतनी जोरदार थी कि मेरी खिड़की का कांच टूट गया और अब उसके और मेरे बीच कोई नहीं था। मेरे डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने महसूस किया कि कोई मेरे सर को दोनों हाथों से पकड़े हुए है। मुझे बस इतना याद है। इसके बाद जब मेरी नींद खुली तो टीवी चालू थी और टीवी के न्यूज़ चैनल से खबर आ रही थी कि शहर में कोई रवि वर्मा मारा गया है। रवि वर्मा? रवि वर्मा तो मैं ही हूं। तो टीवी वाले झूठ क्यों बोल रहे हैं? और जब टीवी पर मैंने अपनी ही लाश देखी तो उससे रहा नहीं गया। मैं बाहर जाने के लिए कपड़े पहनकर जब अपना चेहरा देखने लगा, मेरा सर बैल का सर हो चुका था। मुझे खुद की शक्ल में यकीन नहीं आ रहा था। मैं क्या करता? किससे जाकर अपनी प्रॉब्लम बताता और उस प्रॉब्लम का सलूशन मांगता? पहली बात, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता और दूसरी बात, डर के मारे मेरे पास कोई नहीं आता। और मैं अपनी जिंदगी का अंत करने का सोच ही रहा था, तभी शायद ऊपर वाले को मुझ पर दया आई और मेरे फोन पर घंटी बजी। क्या मैं रवि से बात कर रहा हूं? जी हाँ, मैं रवि बोल रहा हूं। क्या तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए 2 मिनट है?
रवि को लगा कि हो ना हो किसी सेल्समैन ने फोन किया है। मेरे पास कोई समय नहीं है, मुझे कुछ नहीं खरीदना। अपनी पुरानी जिंदगी भी नहीं। क्या क्या मतलब आपका? वही करो जो तुम्हारे साथ हुआ है। मतलब क्या आपका? तुम्हारा सर कटा था, तुम भी वही करो। पर मैं समझा नहीं भाई साहब, अच्छे से समझाइए। हेलो। इससे पहले कि मुझे अपने सवालों के जवाब मिल पाता, फोन कट गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस पर भरोसा करूं और मैं क्या करूं। आप मेरी जगह होते तो क्या करते आप? कोई और चारा भी तो नहीं था मेरे पास। मैंने रात 2 बजने का इंतजार किया और अपने शिकार के लिए निकल गया। शायद मेरी किस्मत रंग बदल रही थी। घर से कुछ ही दूर मुझे एक आदमी चलता दिखाई दिया। उसने जैसे ही मेरी तरफ देखा, उसे एक बैल के सर वाला इंसान नजर आया और वो भागने लगा। देखते ही देखते वो अपने घर के अंदर घुस गया। मैं उसके सामने चिल्लाने लगा, चीखने लगा। पता नहीं कहां से मेरी चीख में वो ताकत आई कि उसके घर के सामने दरवाजा टूट गया और मैं घर के अंदर घुस गया। वो आदमी डर के मारे कांप रहा था। मुझे उस पर कुछ दया भी आई, पर मैं क्या करता? या तो मैं मरता या वो। तो मैंने वही किया जो मुझे करना था। इसका सर करने के बाद मैं बेहोश हो गया और अगले दिन जब मुझे होश आया तो मेरा अपना सिर वापस मेरे धड़ पर था और मेरी जिंदगी 2 दिन पहले की जिंदगी बन गई थी। मुझे पता है आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे और आप मुझे बुरा इंसान मान सकते हैं और मानना भी चाहिए। आप शायद ये भी जानना चाहेंगे कि उस इंसान का क्या हुआ जिसका मैंने सर काटा था। शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि उससे मुझे किसका फोन आया था। आज समय की कमी है, फिर कभी जब आपसे मुलाकात होगी तो जरूर बताऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने सर संभाल लीजिए। आधी रात का समय था। अविनाश अपनी कार से लौट रहा था। अविनाश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। उसने हाल ही में शहर में थोड़ी दूर एक कॉलोनी में घर लिया है जहां आसपास कुछ ही घर हैं। अविनाश को घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वो हाईवे पर तेजी से कार चला रहा था। रास्ते में धुंध होने के कारण अविनाश बहुत कम दूरी तक ही देख पा रहा था। तभी अचानक उसकी कार से कोई टकराया। अविनाश घबरा गया। उसने ब्रेक लगाया और कार फिसलती हुई थोड़ी दूर पर जाकर रुक गई। अरे नहीं, ये आखिर था क्या जो मेरी कार से टकराया? कहीं वो कोई इंसान तो नहीं? मुझे जाकर देखना होगा। अविनाश डरा हुआ कार से नीचे उतरा और आसपास देखने लगा। अरे यहां तो बहुत अंधेरा है और ऊपर से धुंध, कुछ भी नहीं दिख रहा। जरूर कोई जानवर टकराया होगा। अरे नहीं, बहुत देर हो गई, मुझे ऐसे निकलना चाहिए। अविनाश अपनी कार स्टार्ट करके वहां से चला गया। फिर 4 दिन बाद अविनाश ऑफिस से घर लौटा। रात के कुछ 11 बजे थे। वो अपनी कार पार्क करके घर की तरफ जाने लगा। तभी उसने देखा कि एक पड़ोस के घर में ऊपर के कमरे की खिड़की से एक लड़की उसे घूर रही थी। अविनाश भी उस लड़की को देखकर मुस्कुराया और घर के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस लड़की की नजर अब भी अविनाश के दरवाजे की तरफ थी। रात के 1 बजे थे। अविनाश अपने कमरे में सो रहा था। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अविनाश उठा और दरवाजे की तरफ गया। उसने दरवाजा खोला तो बाहर एक लड़का खड़ा था। कौन हो तुम? हेलो सर,
मेरा नाम धीरज है। मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। एक्चुअली मेरे घर का लॉक खराब हो गया है, दरवाजा नहीं खुल रहा। क्या आप मुझे कोई टूल्स दे सकते हैं जिससे मैं उसे खोल सकूं प्लीज सर? अविनाश को धीरज पर शक हुआ, लेकिन वो लड़की तो अंदर है ना? लड़की? कौन लड़की? वही जो ऊपर के कमरे में, मैंने थोड़ी देर पहले उसे देखा था। आप मजाक तो नहीं कर रहे? मेरा घर तो मैंने किराए पर लिया है और अकेला ही रहता हूँ मैं। उस वक्त अविनाश के मन में कई सवाल उठे, लेकिन उसने सब सवालों को नजरअंदाज कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम यही रुको, मैं टूल्स लेकर आता हूं। अविनाश टूल्स लेने अंदर गया। जब वो टूल्स लेकर वापस आया तो उसने देखा कि धीरज वहां नहीं था। उसने बाहर निकलकर चारों तरफ देखा, पर धीरज कहीं नजर नहीं आया। फिर अविनाश ने धीरज के घर की तरफ देखा। उसका दरवाजा बंद था। अविनाश को लगा कि धीरज अपने घर जा चुका है। अविनाश वापस अपने घर के अंदर जाने ही वाला था कि उसकी नजर ऊपर खिड़की पर गई। अविनाश ने देखा कि वो लड़की अब भी ऊपर कमरे की खिड़की से खड़ी उसे घूर रही है। अविनाश उसे देखकर सहम गया। तभी अचानक उस लड़की ने अविनाश की कार की तरफ इशारा किया और वहां से चली गई। अविनाश सच का पता लगाने धीरज के घर गया। उसके घर का दरवाजा बंद था। अविनाश ने बेल बजाई, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो वापस जा ही रहा था, तभी कहीं से धीरज वहां आ गया। अविनाश धीरज को वहां देखकर चौंक गया। धीरज, तुम कहां चले गए थे? कोई लड़की तुम्हारे घर पर है, ऊपर वाले कमरे में। आप क्या बोल रहे हैं? अंदर कोई भी नहीं है। मेरा घर तो बाहर से बंद है। ठीक है, तो क्या मैं अंदर आकर देख सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं। धीरज ने टूल्स लिए और दरवाजे को खोला। फिर दोनों अंदर गए। घर में बहुत गंदगी थी। जगह जगह धूल जमी हुई थी और मकड़ी के जाले लटक रहे थे। धीरज, यहां इतनी गंदगी क्यों है? ऐसा लग रहा है कि घर काफी दिनों से लॉक था। जी आपने सही कहा। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर ही गया था, आज ही लौटा हूँ। अच्छा, क्या अब मैं ऊपर जाके देख सकता हूँ? हाँ, आप देख सकते हैं। वहां कोई भी नहीं है। अविनाश ऊपर के कमरे की तरफ गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा एक लड़की बेड पर बैठी हुई थी। अविनाश उसे देखकर घबरा गया। जी, आप हैं कौन और धीरज के घर पर क्या कर रही हैं? मेरा नाम नताशा है। मैं धीरज की पत्नी हूँ। लेकिन धीरज ने तो कहा कि वो इस घर में अकेले ही रहता है। धीरज ने ये तुमसे कब कहा? अभी थोड़ी देर पहले। वो यहाँ नीचे ही है। तुम झूठ बोल रहे हो। जी, क्या मतलब है आपका? धीरज की 4 दिन पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर अविनाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वो डरकर नीचे की तरफ भागा। अविनाश जब नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि धीरज वहां नहीं है। फिर अचानक हवाएं चलने लगी। सारे खिड़की दरवाजे अपने आप ही एक दूसरे से टकराने लगे और एक भयानक हंसी पूरे घर में गूंज उठी। अविनाश मौका पाकर बाहर की तरफ भागा। वो अपने घर में जाने ही वाला था कि उसका दरवाजा भी बंद हो गया। फिर अविनाश घबराया हुआ एक सुनसान रास्ते पर निकल गया। वो वहां से जा रहा था। वो एक सिद्ध तांत्रिक बाबा की कुटिया थी वहां, जिनकी शक्तियां और तंत्र विद्या के बारे में अविनाश ने बहुत सुना था। वो भागता हुआ तांत्रिक बाबा के पास गया। उन्होंने सारी बात बताई। फिक्र मत करो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे साथ आओ। अविनाश बाबा के साथ वापस धीरज के घर आया। बाबा ने धीरज की आत्मा को आवाज लगाई।
कहाँ है तू? सामने आ। तू इस बालक के पीछे क्यों पड़ा है? सामने आ। बाबा, यहाँ ऊपर के कमरे में धीरज की पत्नी है। बाबा अविनाश को लेकर ऊपर के कमरे में गए। कमरे में जाते ही उन्होंने देखा कि धीरज की पत्नी भी वहां से गायब है। बाबा, वो लड़की थोड़ी देर पहले यहीं थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। अविनाश, जिसे तूने देखा था वो एक लड़की नहीं, उसकी आत्मा थी। तभी फिर से पूरे घर में भयानक हंसी की आवाज गूंज गई। अचानक धीरज और नताशा की आत्माएं सामने आ गईं। क्यों परेशान कर रहे हो इसे? क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? याद है ना 4 दिन पहले क्या हुआ था? मैं अपने घर लौट रहा था, तभी अविनाश ने मुझे एक कार से टक्कर मार दी। मैं झाड़ियों में गिर पड़ा और मर गया। मेरी पत्नी इस सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। हमारी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। नहीं, मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा। ये समझ जाने में हो गया। बहुत कोहरा था और रात का वक्त था, तुम अचानक से आ गए। हाँ, मैंने कार से उतरकर बहुत ढूंढा, लेकिन धुंध होने के कारण तुम मुझे दिखे नहीं। मैं तो मदद करना ही चाह रहा था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भाई। देखो, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, इसमें अविनाश की कोई गलती नहीं है, छोड़ दो इसे। अविनाश ने बहुत माफी मांगी, लेकिन आत्माओं के सिर पर खून सवार था। तभी धीरज ने अविनाश पर हमला कर दिया। वो अपनी शक्ति से अविनाश का गला दबाने लगा। अविनाश हवा में ऊपर उठने लगा, उसका दम घुट रहा था। ये देख तांत्रिक बाबा ने गंगा जल हाथ में लेकर अभिमंत्रित मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। ओम सिम ओम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम सिम ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। बाबा को मंत्र पढ़ता देख नताशा की आत्मा गुस्से में आ गई और बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी बाबा ने वो पवित्र गंगा जल नताशा पर छिड़क दिया। नताशा तड़पने लगी। यह देख धीरज ने अविनाश को छोड़ दिया। तांत्रिक, तूने ठीक नहीं किया। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन हम वापस आएंगे, जरूर आएंगे। याद रखना, खून का बदला खून। दोनों आत्माएं वहां से चली गई। बाबा, लेकिन अगर आप नहीं रहे तो ये आत्मा मुझे मार देगी। ये ताबीज पहन लो और परेशान मत हो। इसके रहते वो आत्मा तुम्हें छू भी नहीं सकती। बाबा ने अविनाश को वो ताबीज दिया और वहां से चले गए। अविनाश ने ताबीज पाकर बहुत राहत पाई, मगर उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक वैसे ही हुआ। कुछ दिन बाद अविनाश अपनी कार से ऑफिस के लिए निकला। वो बेफिक्र होकर स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था। तभी अचानक उसे याद आया कि उसने तो वो ताबीज ही नहीं पहना है। अविनाश घबरा गया। तभी उसका ध्यान कार के मिरर पर गया। उसकी कार की पिछली सीट पर धीरज बैठा हुआ था। वो बहुत डर गया। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं लगा। अविनाश की कार कंट्रोल से बाहर हो गई और सीधा जाकर एक पेड़ से जोर से टकराई। अविनाश की मौत हो गई, वो भी ठीक उसी जगह जहां धीरज की मौत हुई थी। छोड़ो मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? अनूप हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, पर फिर भी कोई उसे मारे जा रहा था। बचाओ बचाओ, वो चिल्लाए जा रहा था। फिर तभी झटके से उसकी नींद खुली। उसने खुद को बेड पर पाया। वो पसीने पसीने हो चुका था। उसने साइड टेबल पर रखे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर अपना पसीना पोंछा। वो बहुत घबराया हुआ था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा तो पाया उसका हार्ट बहुत ही अबनॉर्मली बीट कर रहा था। कभी बहुत तेजी से तो कभी एकदम रुक जाता। वो विंडो पर जाकर पर्दा हटाकर फ्रेश एयर को महसूस करने लगता है। अनूप मुंबई के एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 2 BHK रेंटेड फ्लैट में रहता था। हर्ष उसका फ्लैटमेट था।
दोनों 2 साल से साथ रह रहे थे। विंडो पर खड़े खड़े अनूप को हर्ष का ख्याल आया। बहुत लेट हो गया है, पता नहीं हर्ष आया है नहीं, देखता हूं जाकर। उसने जाके हर्ष के रूम का दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस जमीन पर एक सूटकेस पड़ा था। इतना लेट कैसे हो गया इसे? हमेशा तो अब तक आ जाता था, और ये सूटकेस? क्या हर्ष कहीं जाने वाला है? मुझे फोन करना चाहिए उसे। वो अपना फोन ढूंढने लगता है। साइड टेबल पर मोबाइल तो नहीं था। उसे याद था कि उसने वही रखा था। फिर उसने ड्रेसिंग टेबल पर देखा, मेरा फोन कहां चला गया? यहीं तो रखा था। तभी एक आवाज आती है। उसे एहसास होता है कि उसका दरवाजा कोई खोल रहा है। दरवाजा खुला और फिर बंद भी हुआ, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, चीखने और चिल्लाने की। उसने पलट कर देखा, ये क्या? ये सूटकेस तो उसने अभी थोड़ी देर पहले हर्ष के रूम में देखा था। ये यहां कैसे आ गया? मैं तो नहीं लाया। तभी उसने आवाजों पर फोकस किया। वो सूटकेस में से आ रही थी। वो डर गया। डर के मारे वहीं बैठ गया। अपने कान पर हाथ रख के आवाज को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था और खुद को समझाने की कोशिश करने लगा। रूप, डरो मत, अभी तू अकेला है। ऐसे डरेगा तो क्या होगा तेरा? संभाल खुद को। जब उसने कान पर से हाथ हटाया तो आवाज बंद हो चुकी थी। उसने सोचा ये उसका वहम है। उसे याद आया कि एक बार पैकिंग करते वक्त घर पर उसके व्हीलर में एक पपी घुस गया था, तो कैसे व्हीलर अपने आप चल रही थी। इस बार भी व्हीलर में पक्का कुछ घुस गया होगा। फिर सूटकेस के पास गया। उसने जैसे ही उसे हाथ लगाया, अब तो अनूप का डरना बनता था। तभी उसने देखा सूटकेस से खून निकल रहा था और अचानक सूटकेस खुलता है और उसमें उसे खुद की लाश दिखाई देती है। ये कैसे? मैं कब मरा? कैसे मरा? और मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कैसे किए? तभी उसके सिर में बहुत तेज दर्द होता है और वो सर पकड़कर बैठ जाता है। उसे याद आने लगता है, थोड़ी देर पहले हर्ष नहीं तो मारा है उसे। तकिए से उसने मेरा दम घोटा था। उसके बाद चॉपिंग नाइफ से उसने पहले मेरे पेट पे मारा और फिर पूरी बॉडी पर जहां तहां मारने लगा। तभी उसे हर्ष की आवाज आती है, अनूप की लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब बड़ा आया मेरी गर्लफ्रेंड पे लाइन मारने वाला। देख, मैंने तुझे ही मार डाला। अब आत्मा बनकर दूसरी आत्माओं को लाइन मारना। मेरे रास्ते में कितना बड़ा कांटा था तू। अब पड़े रहना समुद्र में। तभी बैक सीट पर पड़े व्हीलर से एक खून से लथपथ हाथ निकलता है। तुझे क्या लगा तूने यहां कहानी खत्म कर दी? कौन है मेरी गाड़ी में? इतनी जल्दी भूल गए? अभी थोड़ी देर पहले तूने मुझे मारा। ये क्या मजाक है? जल्दी हॉस्पिटल चलो। तभी जोरदार बिजली कड़कती है और गाड़ी रुक रुक कर चलते चलते रुक जाती है। हर्ष गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश तो करता है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। गाड़ी अचानक स्टार्ट हो जाती है और फिर इतनी तेजी से चलती है कि हर्ष को कुछ भी दिखाई नहीं देता। और फिर जब गाड़ी रुकती है तो वो एक हॉस्पिटल के सामने खड़ा रहता है। हर्ष इधर उधर देखता है और गाड़ी चलाकर जल्दी से समुद्र की तरफ जाता है।
समुंदर के ऊपर पुल पर हर चीज नॉर्मल हो जाती है। हर्ष पीछे पलट कर देखता है तो व्हीलर वैसे ही रखा रहता है जैसा उसने रखा था। वो गाड़ी से निकलता है तो बस समुंदर की आवाज सुनाई देती है उसे। वो सोचता है, एक तो आज इतना बड़ा कांड कर दिया और ऊपर से शराब, ये सब उसी का नतीजा है। मैं भी फालतू में डरा था। अब फाइनली मुझे तुमसे मुक्ति मिल जाएगी। जा रूप, चैन से रहो समुंदर में। वो सूटकेस को उठाकर समुंदर में फेंक देता है और कार ट्रंक को खोलकर एक और सूटकेस निकालकर समुद्र में फेंक देता है। और घर आकर आराम से वो अपने कमरे में सो जाता है। जैसे ही उसकी आंख लगने वाली होती है, ये ब्लड कहां से आया? ऊपर देखता है तो पूरी सीलिंग पर ब्लड रहता है और ऐसे ही टपकता रहता है जैसे बारिश हो रही हो। और देखते ही देखते खूब तेज खून की बारिश होने लगती है। डर के मारे हर्ष का बुरा हाल हो जाता है। वो अपने रूम से दौड़ता हुआ बाहर हॉल में आता है तो देखता है कि बारिश भी उसका पीछा कर रही है। तभी पीछे से कोई आकर उसे अपने साथ छाते में ले लेता है। थैंक यू यार, पता नहीं कहां से घर के अंदर ये बारिश हो रही और तो और मैं पागल हो गया हूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि खून की बारिश है ये। हाँ, ये खून की बारिश है। जो खून अनूप के रूम में फ्लोर पर पड़ा था, ये वही खून है। हो ही नहीं सकता। ध्यान से देखो। हर्ष पीछे मुड़कर छाता देने वाले को देखता है। वहां से कोई और नहीं दिखता, पर जैसे ही उसकी नजर नीचे जाती है वो झटके से दूर भागता है। वहां वही सूटकेस रखा है। अब हर्ष इतना डर जाता है कि गिरते पड़ते दरवाजे की तरफ भागता है और दरवाजा खोल के लिफ्ट की तरफ जाता है। वहां दोनों लिफ्ट की बटन दबाता है और एक भी लिफ्ट उस फ्लोर पर नहीं आती। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही सूटकेस उसे आता हुआ दिखता है। वो जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागता है। जल्दी जल्दी में वो सीढ़ियों पर गिर भी जाता है, फिर भी खुद को संभालते उठता है और तेजी से नीचे की ओर उतरता है। तभी उसे नीचे से सूटकेस आता हुआ दिखाई देता है तो हर्ष ऊपर की तरफ भागने लगता है। वो डर के मारे कब 18वें फ्लोर के टेरेस पर पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। वो वहां जाकर पीछे देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता और जैसे ही सामने देखता है तुमने मुझे क्यों मारा? तुम मेरी गर्लफ्रेंड को लाइन मारते थे। किसे? रिया को? हाँ। रिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से बन गई? हाँ, तो बन जाती। तभी हर्ष के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। ये थप्पड़ मारा था रिया ने। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? अगर तुम शांति से मान जाती तो क्या हो जाता? बस तुमसे फ्रेंडशिप ही तो करना चाहता था। और मैं नहीं मानी तो तुमने मुझे मार दिया। नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा। मैं तो बस तुम्हें समझाना चाह रहा था। और समझाते समझाते मुझे धक्का लग गया और टेबल के कॉर्नर से लग के मेरा सर फट गया। दरअसल अनूप को मारने के बाद हर्ष रिया से मिलने गया था। बात करने के दौरान वो उसे पकड़ के समझाने की कोशिश करता है, पर रिया उससे खुद को अलग करना चाहती है और इसी बीच उसे धक्का लग जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वो सोचता है कि दोनों बॉडीज को वो समंदर में फेंक देगा और उसने ऐसा ही किया। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। तो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाने की बजाय समंदर में ले जाकर फेंक दिया। सॉरी रिया, मेरे कारण तुम हर्ष से मिली और तुम्हारे साथ ये सब हो गया। पर जिंदा तो ये भी नहीं बचेगा। हर्ष अपने आप उड़कर टेरेस की रेलिंग पर खड़ा हो जाता है। मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तू रिया को हॉस्पिटल ले जाकर बचा लेता तो मैं तुझे छोड़ भी देता। इसीलिए मैंने उस वक्त हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकी थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं डर गया था।
तो अब तू मर। हर्ष ऊपर से कूद जाता है और मर जाता है। उसकी मौत के बाद रिया और अनूप की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।